Today we are going to discuss flip-flops. In this chapter, starting में हमने latches को discuss किया था previous lecture में, and now we are going to discuss the flip-flops. A flip-flop differs from a latch in the manner it changes states. A flip-flop is a clock device in which only the clock edge determines when a new bit is entered. Latches में अगर आपने note किया हो तो in latches we did not have clock. और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है कि फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्लॉक है. द एक्टिव एज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एक्टिव एज का मतलब ये है कि क्योंकि हमारी फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक से एक्टिवेट होगी तो क्लॉक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव मींस कि क्लॉक के पॉजिटिव गोइंग एज पे भी हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो सकता है और नेगेटिव गोइंग एज पे भी फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक्टिव हो सकता है. तो पॉजिटिव क्लॉक पे जो एक्टिव होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और जो फ्लिप फ्लॉप हमारा नेगेटिव एज पे एक्टिव होता है क्लॉक के उसको हम कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. अच्छा, फ्लिप फ्लॉप के जो अदर इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं दे आर जस्ट लाइक लैचेस, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है क्लॉक में. तो इनपुट हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ डी फ्लिप फ्लॉप. तो डी फ्लिप फ्लॉप में वी हैव अ डी इनपुट, वी हैव अ क्यू आउटपुट एंड क्यू नॉट. दिस इज क्यू नॉट, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने क्यू नॉट इस डायग्राम में. एंड दिस इज द क्लॉक, और क्लॉक को हम यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल से शो करते हैं. दिस इज द क्लॉक इनपुट. तो जब ये क्लॉक इनपुट एक्टिवेट होगी तो उस वक्त आपकी जो इनपुट है वो आउटपुट को इफेक्ट करेगी. अगर क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगी तो इनपुट जो है वो आउटपुट को इफेक्ट नहीं करेगी. इसी तरह यहाँ नेगेटिव एज है. नेगेटिव एज क्लॉक को हम शो करने के लिए यहाँ पे एक बबल शो कर देते हैं. इसका मतलब है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगी वो किस पे एक्टिव होगी, जब आपकी क्लॉक का नेगेटिव एज होगा. राइट तो इसको हम डायनामिक इनपुट इंडिकेटर कहते हैं. ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब है कि दिस इज डायनामिक इनपुट मींस कि दिस इनपुट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्लॉक पल्स. The truth table for a positive edge triggered D flip flop shows an up arrow to remind you that it is sensitive to its D input only on the rising edge of the clock. Otherwise, it is latched. The truth table for a negative edge triggered D flip flop is identical except for the direction of the arrow. अब आप ये देखें कि दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है. पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है क्योंकि जो उनका फंक्शन है वो तो वही रहेगा. लेकिन जो क्लॉक इनपुट है क्लॉक इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आपका जब पॉजिटिव एज होगा तो आपका जो डी है वो क्यू को फॉलो करेगा. ठीक है, अगर डी 1 है तो क्यू 1 हो जाएगा, डी 0 है तो क्यू 0 हो जाएगा. लैच में भी इस तरह ही हो रहा था, डी लैच में बिल्कुल इसी तरह हो रहा था. ठीक है ना. और क्यू कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा होता ही क्यू का उल्टा है, तो वो क्यू अगर 1 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 होगा और अगर क्यू 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा. और जब क्यू 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट स्टेट, और जब क्यू 0 होता है तो हम उसको कहते हैं रीसेट. सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपका जो डी है जब वो 1 होगा तो क्यू 1 हो जाएगा और जब डी 0 होगा तो क्यू 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि डी इज फॉलोइंग क्यू या डी फॉलोज क्यू. डी जो है वो सॉरी क्यू फॉलोज डी. जो डी 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 की स्टेट होगी वही क्यू की स्टेट होगी और उसकी उल्टी क्या होगी, उसका उल्टा हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे भी क्यू कॉम्प्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ क्यू. अगर क्यू 1 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 है और अगर क्यू 0 है तो क्यू बार 1 है. और यहाँ पे भी हम सेट और रीसेट इसी चीज को कह रहे हैं कि अगर डी 1 है और क्यू 1 है तो सेट, और अगर डी 0 है क्यू 0 है तो रीसेट. और यहाँ पे भी वही है. तो सेट रीसेट के लिए जो रूल है वो सेम रहेगा, लेकिन ये सेट रीसेट होगा कब, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो जब क्लॉक का पॉजिटिव पल्स आएगा तो ये सेट या रीसेट होगा. और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में क्या होगा, जब क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा उस कंडीशन में ये सेट या रीसेट होगा. अगर पॉजिटिव एज आता है तो फिर उसकी जो नो चेंज है वो आ जाएगा. ठीक, तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. Now we also have JK flip flop. In JK flip flop we have two inputs. ठीक है, the JK flip flop is more versatile than the D flip flop. In addition to the clock input, it has two inputs labeled J and K.
When both J and K is equals to 1, the output changes states. इसका क्या मतलब हुआ? आउटपुट चेंज स्टेट्स ऑन द एक्टिव क्लॉक एज मींस कि अब अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है। पॉजिटिव एज का मतलब है कि जब क्लॉक का पॉजिटिव एज होगा तो हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। अच्छा, पॉजिटिव एज के लिए हम अपवर्ड एरो शो करते हैं और नेगेटिव एज के लिए हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की स्पेशल बात क्या है कि जब इसके इनपुट्स 1 1 होते हैं तो इस ये टॉगल स्टेट में चल जाता है। टॉगल का मतलब होता है कि वो इन्वर्ट्स हो जाती हैं आउटपुट्स। ठीक है, वो किस तरह कि अगर हमारे पास जे और के 0 0 है, ठीक है, तो हमारे पास नो चेंज होगा। मतलब क्यू की जो स्टेट है क्यू नॉट की और क्यू बार की जो स्टेट है वो वही रहेगी जो प्रीवियस थी, नो चेंज। रिसेंट नो चेंज का मतलब है कि जो प्रीवियस स्टेट है वो उसी में रहेंगे। अगर 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। अच्छा, अगर J 0 है और K 1 है तो रीसेट स्टेट में होगा। ठीक है, Q 0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा, इसको हम रीसेट स्टेट ही कहते हैं। ठीक, अगर J 1 है और K 0 है तो Q 1 हो जाएगा और Q बार 0 हो जाएगा, इसको हम सेट स्टेट कहते हैं। तो इसमें भी सेट रीसेट स्टेट वैसे ही होगी जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप में होती है कि सेट का मतलब है कि J 1 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। रीसेट का मतलब है कि J 0 हो जाएगा और Q जो है Q नॉट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेट रीसेट के अलावा इसमें दो चीजें क्या आ रही है कि अगर 0 0 है तो नो चेंज, यानी कि जो प्रीवियस क्यू नॉट की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो प्रिजर्व रहेगी। और अगर जे और के दोनों 1 1 हो जाते हैं तो ये टॉगल कर देगा स्टेट को। टॉगल का मतलब है कि चेंज कर देगा, ऑपोजिट स्टेट में चला जाएगा। ठीक, अगर क्यू नॉट 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, एंड सेम फॉर द क्यू बार। अच्छा, वी कैन ऑब्जर्व दिस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। अब यहाँ पे तो ये आपको एक्सरसाइज के लिए वेव फॉर्म दी हुई है, बनी हुई नहीं है। आई विल शेयर द स्क्रीन जहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म मौजूद है। Now you can see the waveform here. ठीक है, the waveforms in figure are applied to the JK and clock inputs as indicated. Determine the Q output assuming that the flip flop is initially reset. आपने assumption क्या लेनी है कि initially reset है। initially reset का मतलब क्या है कि Q जो है वो आपका initially 0 है। आप assume कर लें कि Q जो है वो initially 0 है और यहाँ पे Q 0 ही है। सही है, और इसके इनपुट्स क्या हैं? क्लॉक इनपुट है, J इनपुट है और K इनपुट है। और J और K इनपुट कब एक्टिवेट होंगी? जब आपकी क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अच्छा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है वो आपको मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो आपके पास जब हाई टू लो जाएंगे आप, ठीक है ना, नेगेटिव का मतलब होता है हाई टू लो जब आप जा रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगी। ठीक, इस टेबल को ना देखें, ये नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप का पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का टेबल है। इस प्रॉब्लम के अंदर हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की बात कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आप ये देखें कि क्लॉक के साथ बबल है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि जब क्लॉक का जो साइन है वो हाई टू लो जाएगा उस वक्त हमें फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करना है। अच्छा, बाकी चीज यहाँ से हम टेबल ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से हम टेबल को देखते जाएंगे और फिर हम वेव फॉर्म बनाएंगे। अगर ये टेबल आपके पास बना हुआ होगा, इस टेबल को आप पहले से बना लेंगे तो वेव फॉर्म आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एज हम कह रहे हैं कि क्यू जो है वो हमारा इनिशियली कौन सी स्टेट में था? रीसेट था। इसका मतलब है कि इनिशियली हमारा क्यू 0 था। ठीक है, जब क्लॉक अपनी नेगेटिव एज पे जाएगी, हाई टू लो जाएगी, तो हम देखेंगे कि जे की क्या वैल्यू और के की क्या वैल्यू है। जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है। और आपको पता है कि 1 1 पे हमने क्या करना होता है? टॉगल। ये देखिए 1 1 पे हमने क्या करना है? टॉगल करना है। टॉगल का मतलब ऑपोजिट करना है। तो क्यू हमारा जब 0 था तो हम उसको 1 कर देंगे। ठीक है, 1 कर देंगे। अब जब तक ये क्लॉक चलती रहेगी हमारे पास यहाँ तक वही स्टेट 1 जो है ये चलता रहेगा। अब फिर से क्लॉक का एक फॉलिंग एज आ गया, हाई टू लो।
नेगेटिव एज आ गया है ना। अब जब दोबारा नेगेटिव एज आएगा तो फिर हम देखेंगे अब जे की और के की क्या स्टेट है। यहाँ पे हमारे पास जे जो है वो 0 है और के भी 0 है, तो 0 0 पे हमारे पास होता है नो चेंज। टेबल से अगर आप देख लें जे 0 के 0 मीन्स नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि जो क्यू की वैल्यू थी वही रहेगी, मीन्स ये 1 था तो ये 1 ही चलता रहेगा। अगेन थर्ड साइकिल में हम आते हैं, अब हाई टू लो जा रहा है, दोबारा से हमने इनपुट्स को देखना पड़ेगा। अब जब हम थर्ड साइकिल पे आएंगे तो हमारा जो जे है वो 0 है और के 1 है। इफ जे 0 एंड के इज 1 द फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट मीन्स क्यू इज 0। तो आप ये देखें कि आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया, आपका क्यू 0 हो गया। ये क्यू 0 कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आपका एक और नेगेटिव एज ना आ जाए। अब फिर से आपका नेगेटिव एज आएगा, आप जे को देखेंगे, जे इज 1 क्यू इज 0। जे 1 होगा क्यू 0 होगा, मीन्स फ्लिप फ्लॉप इज सेट। आप इसको 1 कर देंगे, क्यू को 1 कर देंगे और ये 1 इस तरह चलता रहेगा, राइट। फिर आप दोबारा से देखेंगे, फिर आपका जे जो है वो 1 है और के 0 है, तो अगेन फ्लिप फ्लॉप इज सेट मीन्स कि ये 1 था तो दोबारा से ये 1 ही रहेगा। सो दिस वाज द वेव फॉर्म, और आई होप ये आपको मुश्किल नहीं लगी होगी क्योंकि ये वेव फॉर्म हम लैचेस के लिए भी कर चुके हैं, पहले सर्किट्स के लिए भी कर चुके हैं। तो फ्लिप फ्लॉप की वेव फॉर्म बनाना सर्किट को देखकर बहुत आसान है, सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसको कौन से एज पे बनाना है, पॉजिटिव एज पे बनाना है या नेगेटिव एज पे बनाना है। क्योंकि इसी प्रॉब्लम को अगर मैं चेंज कर दूं और आपसे कहूँ कि पॉजिटिव एज के लिए आप इसको ड्रॉ करें तो इसकी जो वेव फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी ना, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक। और अगर अब देखिए आपने सिर्फ क्यू वेव फॉर्म बना ली तो क्यू बार आप कैसे बनाएंगे? इसी वेव फॉर्म का आप उल्टा कर दें, क्यू बार बन जाएगी, है ना। इस 0 को 1 कर दें, ये जो 1 है इन दोनों को 0 कर दें, इस 0 को भी 1 कर दें, इसको जस्ट आप इसको इन्वर्स कर दें, ठीक है। आप सिर्फ इसको इन्वर्स करेंगे तो आपके पास क्यू बार की वेव फॉर्म भी आ जाएगी। तो अगर आपने क्यू की वेव फॉर्म बना ली तो क्यू बार इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, यहाँ पे दर्शन को जो है वो सेट वाली स्टेट समझ नहीं आई है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है। फोर्थ साइकिल में हमारे पास क्या हो रहा है कि फोर्थ साइकिल में जब हमारे पास फॉलिंग एज आ रहा है तो हमारे पास जे की वैल्यू 1 है, ठीक, और के की वैल्यू 0 है। अब आप टेबल में देखें, आपने सिर्फ टेबल को देखना है। जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि फ्लिप फ्लॉप इज सेट मींस क्यू शुड बी 1। जब जे 1 हो और के 0 हो मींस क्यू शुड बी 1। तो हमने क्या किया है, क्यू को 1 कर दिया। पहले क्यू 0 चलता हुआ आ रहा था, रीसेट था, हमने उसको 1 कर दिया, सेट हो गया, ठीक है। सिंपली यही है। अच्छा, फिर दोबारा आपके पास क्लॉक साइकिल आया, फॉलिंग एज आया, तो दोबारा से आप देखेंगे अब आपके पास जे 1 है और के 0 है। दोबारा से अब आप यहाँ देखेंगे जब जे 1 होता है और के 0 होता है तो क्या होता है, क्यू 1 होता है। तो हमने क्यू को 1 ही रख दिया, दोबारा यहाँ से 1 कर दिया फिर से, ठीक। तो ये है सेट स्टेट। आई होप इसमें अब आपको इशू नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये वही वेव फॉर्म है जो कि मैंने आपको समझा दी है बुक से। A D flip-flop does not have a toggle mode like the JK flip-flop, but you can hardwire a toggle mode by connecting Q bar back to D as shown. This is useful in some counters as you will see in chapter 8. Chapter 8 पे हम कुछ counters को discuss करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे simply आपको ये बताया हुआ है कि जो D flip-flop है उसको आप hardwire करके उसको JK flip-flop की तरह से भी ऑपरेट कर सकते हैं। D flip-flop में आप क्या करेंगे, Q bar को आप इनपुट बना दें, ठीक है। तो क्यू बार को जब आप उसका इनपुट बना देंगे तो क्या होगा, इसमें टॉगल मोड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। टॉगल का मतलब क्या था कि 1 1 पे नो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ क्यू इज लो एंड क्यू बार इज हाई and the flip flop will toggle on the next clock edge, because the flip flop only changes on the active edge, the output will only change once for each clock pulse, ठीक है। इसमें हम डी फ्लिप, बस इसके लिए हमारे लिए फिलहाल इतना ही काफी है कि हम डी फ्लिप फ्लॉप को हम हार्ड वर्क कर सकते हैं इफ वी वांट टू इंट्रोड्यूस द टॉगल मोड। और वो कैसे करेंगे हम कि हम एज एन इनपुट किसको ले लेंगे, क्यू बार को ले लेंगे, ठीक है। क्यू बार जो होगा वो आपका इनपुट बन जाएगा। अच्छा, देन वी हैव टू डिस्कस सम फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोपेगेशन डिले टाइम,
Propagation delay time is specified for the rising and falling outputs. It is measured between the 50% level of the clock to the 50% level of the output transition. इसमें क्या है कि आपका जो राइजिंग और फॉलिंग आउटपुट्स होते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप आपका आउटपुट आपको कितने टाइम में दे रहा है, दिस इज कॉल्ड योर प्रोपिगेशन डिले टाइम. ठीक है, मींस कि आपकी क्लॉक की इनपुट फ्लिप फ्लॉप को रिसीव हुई और उसके बिहाफ पे फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो गया और उसने आउटपुट जनरेट कर ली. ठीक है ना. तो क्लॉक जब अपने 50% पे आती है और क्लॉक की इनपुट को लेने के बाद फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जब अपने 50% को आता है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन डिले टाइम. ठीक है, 50% पॉइंट ऑन ट्रिगरिंग एज एंड 50% पॉइंट ऑन लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ क्यू. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड द प्रोपिगेशन डिले टाइम. तो प्रोपेगेशन डिले क्या चीज है कि आपका जो सिग्नल था, आपने क्लॉक को इनपुट सिग्नल दिया और उस सिग्नल को फ्लिप फ्लॉप ने रिसीव करके अपने आउटपुट को एक्टिवेट किया, तो जितना टाइम उसके अंदर कंज्यूम हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले टाइम. और अगर फॉलिंग एज के लिए आप देखेंगे, मींस कि अगर लो ट्रांजिशन के लिए, क्यू की लो ट्रांजिशन के लिए, ये क्यू की हाई ट्रांजिशन के लिए था और ये क्यू की लो ट्रांजिशन के लिए, तो दोनों केस में एक ही बात है कि यहाँ पे भी यही है कि 50% पॉइंट पे जब अपनी क्लॉक पहुंचेगी और इनपुट सिग्नल फ्लिप फ्लॉप के पास जाएगा और फ्लिप फ्लॉप क्यू को एक्टिवेट करेगा लो हाई टू लो करने के लिए, तो वो अपने लो की तरफ जब जा रहा होगा तो जो उसका 50% पॉइंट होगा, उन दोनों के दरमियान में, क्लॉक के और क्यू के 50% पॉइंट दोनों के दरमियान में जो टाइम डिले है, दिस इज कॉल्ड प्रोपिगेशन डिले टाइम. ठीक है, कितना टाइम हमने कंज्यूम किया. The typical propagation delay time for the 74AHC family CMOS is 4 nanosecond. Even faster logic is available for specialized applications. ठीक है, जो propagation delay time है वो 4 nanosecond होता है हमारे पास अगर हम 74AHC family की बात करें, फ्लिप फ्लॉप की जो है. और इसके अलावा हमारे पास इससे भी ज़्यादा लेस प्रोपेगेशन डिले टाइम की भी फ्लिप फ्लॉप्स मौजूद हैं. Another propagation delay time specification is the time required for an asynchronous input to cause a change in the output. अच्छा, फिलहाल asynchronous मैंने भी आपको नहीं करवाया, asynchronous को हम स्किप करते हैं. हम सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम को देख रहे हैं. प्रोपेगेशन डिले टाइम क्या हो गया कि 50% पॉइंट ऑन द क्लॉक टू द 50% पॉइंट ऑन द आउटपुट, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो प्रोपेगेशन डिले टाइम है. नाउ वी टॉक अबाउट द सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम. Setup time and hold time are the times required before and after the clock transition. That data must be present to be reliably clocked into the flip-flop. Setup time is the minimum time for the data to be present before the clock. ठीक है, कि क्लॉक तो एक्टिवेट हो जाएगी लेकिन डेटा भी तो होना चाहिए ना. डेटा जो हमें इनपुट देना है, एज एन इनपुट जो डेटा हमें देना है वो प्रेजेंट होना चाहिए. तो सेटअप टाइम क्या होगा कि जब तक डेटा अपने 50% पॉइंट पे आता है और फिर उस डेटा को आउटपुट तक कन्वे करवाने के लिए क्लॉक अपने 50% पॉइंट पे आती है, इन दोनों के दरमियान में जो टाइम है, डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सेटअप टाइम. अच्छा, होल्ड टाइम इज द मिनिमम टाइम फॉर द डेटा टू रिमेन आफ्टर द क्लॉक. होल्ड टाइम क्या है कि आपका डेटा जब आपकी क्लॉक की स्टेट चेंज हो गई उसके बाद कितनी देर तक उसी स्टेट में रहता है. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका डेटा हाई टू लो जा रहा है और क्लॉक आपकी लो टू हाई जा रही है. तो क्लॉक जब आपकी लो टू हाई जा रही है उसका 50% पॉइंट और आपका डेटा हाई टू लो जा रहा है उसका 50% पॉइंट, यानी कितनी देर बाद आपका डेटा चेंज हो रहा है. ठीक, तो दैट इज कॉल्ड योर होल्ड टाइम. Other specifications of the flip-flop include maximum clock frequency, minimum pulse widths for various inputs, and power dissipation.
जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमने अभी प्रोपेगेशन टाइम की और सेटअप और होल्ड टाइम की बात की, इसी तरह एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या है? मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, के क्लॉक की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कितनी तेजी से आपकी क्लॉक जो है वो किस स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, आपकी क्लॉक स्पीड क्या है, उस हिसाब से आपकी फ्लिप फ्लॉप की भी स्पीड होगी। फिर मिनिमम पल्स विड्थ फॉर वेरियस इनपुट्स, यानी आप जैसे डी इनपुट देते हैं या जे के इनपुट देते हैं, तो उसके लिए मिनिमम पल्स विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी माइक्रो सेकंड की या नैनो सेकंड की पल्स होनी चाहिए। माइक्रो सेकंड में होती है वैसे पल्सेस, तो वो कितनी पल्स विड्थ कितनी शॉर्ट हो सकती है, मतलब कितनी तेजी से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। एंड पावर डिसिपेशन, कि आपकी फ्लिप फ्लॉप जब काम कर रही है तो उसके अंदर पावर डिसिपेशन कितनी हो रही है, यानी कि जब आपका की जो सर्किटरी है वो वर्क करती है तो वो उसमें थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाती है और उसकी वजह से उसका पावर लो होने लगता है। ठीक है, तो वो पावर डिसिपेशन उसको हम कहते हैं। द पावर डिसिपेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज एंड द एवरेज करंट रिक्वायर्ड। P is equals to VI होता है ना, ये वो फॉर्मूला बताया हुआ है। A useful comparison between logic families is the speed power product, which uses two of the specifications, the average propagation delay and the average power dissipation. अच्छा, प्रिंसिपल फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास? फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन वही है, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज और काउंटर्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स हैं। इसकी फ्लिप फ्लॉप की जो एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली वो आपकी चैप्टर 8 में आती हैं। ठीक है, तो वो हम चैप्टर 8 में ही डिस्कस करेंगे। एंड सो फॉर द फ्लिप फ्लॉप वी हैव क्या क्या हमने डिस्कस किया यहाँ पे? डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप हमने डिस्कस किया है, उनकी वेव फॉर्म्स को डिस्कस किया है और उसके प्रोपेगेशन डिले टाइम, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम को डिस्कस किया है। ओके, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, वन एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज पैरेलल डेटा स्टोरेज। पैरेलल डेटा स्टोरेज के लिए कैसे यूज होगी? जाहिर है हम कह रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप को हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका एक बिट स्टोर कर रही है तो चार फ्लिप फ्लॉप्स आपके चार बिट्स स्टोर कर सकती हैं सिंपली। तो हमने यहाँ क्या किया है, पैरेलल डेटा स्टोरेज में फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कंबाइन कर दिया है। क्लॉक सिग्नल एक ही है। ठीक है, एक ही क्लॉक सिग्नल है जो हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज द क्लॉक सिग्नल जो सबके दरमियान में शेयर हो रहा है, ये देखें। ठीक है, दिस इज द क्लॉक सिग्नल। सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही क्लॉक सिग्नल मिलेगा तो एक साथ ही डेटा इन होगा और एक साथ ही वो आउटपुट पे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो इसके इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक ये आउटपुट्स पे अपीयर होंगी, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक, और क्लियर के लिए क्या होता है? क्लियर, ये जो क्लियर आपको नजर आ रहा है इनपुट, ये क्लियर इनपुट इसलिए दिया हुआ है कि आपकी फ्लिप फ्लॉप में फॉर एग्जांपल रैंडमली अभी फिलहाल कोई भी डेटा स्टोर हुआ है Q0, Q1, Q2, Q3, अब मुझे नया डेटा नए सिरे से स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगी? क्लियर को पहले इनेबल कर दूंगी। क्लियर के साथ बबल है, इसका मतलब ये एक्टिव लो है, मीन्स के क्लियर को जब हम 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स ये एक्टिव लो हो जाएगा। और फिर ये वाले फ्लिप फ्लॉप सारी की सारी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी, यानी कि सब 0 हो जाएंगी। जब सब रीसेट हो जाएंगी तो फिर हम उसको क्लॉक सिग्नल देंगे। जब सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप्स हमारी रीसेट हो गई, 0 हो गई, ये देखें हमने क्लियर इनपुट दिया, क्लियर इनपुट यहाँ से हमने दिया लो टू हाई। ठीक, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स आपकी क्लियर हो गई, सबका आउटपुट जो है वो 0 0 0 0 हो गया। और अब हम इसको क्लॉक सिग्नल देंगे जो कि एक्टिव हाई है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो हम इसको जब क्लॉक सिग्नल देंगे तो फिर जो भी D0 पे या D1 पे जो भी इनपुट होगी वो सारी Q0, Q1, Q2, Q3 पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो जो डी इनपुट थी वो आपकी Q0, Q1, Q2, Q3 पे अपीयर हो जाएंगी। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स फॉर पैरेलल डेटा स्टोरेज। अच्छा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और दिस थिंग इज ऑल्सो कवर्ड इन द स्लाइड्स।
ओके, एज अ काउंटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, मींस के नेक्स्ट चैप्टर.